नमस्कार मित्रों, आज होली के अवसर पर 29 ग्रुप की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित इस 29 एजुकेशन ग्रुप में 29 प्रश्न रखने जा रहे हैं जो आपके पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्राचीन या प्राग ऐतिहासिक काल के संबंधित जो हमने पहले पढ़े हैं, अध्ययन किया, उससे संबंधित क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले का अगर क्वेश्चन पढ़े हैं, अपने चैनल देखे हैं, तो चैनलों के उसी भाग में अपने प्राग ऐतिहासिक काल में महत्वपूर्ण आपको मैंने टॉपिक लिखाए थे, जिसमें से अपने क्वेश्चन है जो मैं पहले परीक्षा में आ चुके हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन है पूरे के पूरे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो बताइए कौन से काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल को ही तो कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने अलग अलग भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो इसमें पूछा जाता है कि किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर समस्त साक्ष्य मिले हैं, यानी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल व पूरा पाषाण काल के साक्ष्य एक ही स्थान से मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, किस स्थान से नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल व पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, के साक्ष्य मिले या उपलब्ध हुए साक्ष्य मिले। कौन से स्थान से हमें नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल व पूरा पाषाण तीनों काल के साक्ष्य मिले। यानी प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान वो है भीमबेटका गुफा, मध्य प्रदेश। तो कौन सा होगा? भीमबेटका गुफा, मध्य प्रदेश। कौन से क्षेत्र से? जहां प्राग ऐतिहासिक काल के संपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, हमें उपकरण प्राप्त हुए पत्थरों से अलग अलग प्रकार के, यानी जिसमें नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल व पूरा पाषाण काल। तो वो मिला है दोस्तों भीमबेटका की गुफा। और भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, भारत के मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है भीमबेटका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राग ऐतिहासिक काल को हमने कितने भागों में विभक्त किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक
काल को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया? प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल को मुख्य रूप से प्राप्त उपकरणों के अनुसार कितने भागों में विभक्त किया गया? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। 3 भागों में। तो देखते हैं कि 3 भागों में कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पुरा पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल 3 भागों में विभक्त किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अगर इनका देखते हैं समय, तो देखते हैं कि पुरा पाषाण काल का समय क्या रहेगा, मध्य पाषाण काल का समय क्या रहेगा और उत्तर पाषाण काल का समय क्या रहेगा। तो इसका जो समय है पुरा पाषाण काल का, वो समय रहेगा 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। 12,000 ईसा पूर्व। 12,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण काल का तो देखते हैं 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। तो ये जो क्वेश्चन देखो, प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से कितने 3 भागों में, कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व उत्तर पाषाण काल। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जो साथ साथ में लिखते रहना है और समझते रहना है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले जो भर्तियां हुई है उन भर्तियों के अंदर अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है जो क्वेश्चन कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हमें किस स्थान से मानव के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी किस महाद्वीप से मानव के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्राचीनतम यानी प्रागैतिहासिक काल के प्राचीनतम मानव के साक्ष्य किस महाद्वीप से प्राप्त हुए। यानी प्रागैतिहासिक काल के यहाँ सबसे प्राचीनतम मानव किस महाद्वीप का निवासी था, कौन से महाद्वीप के अंदर रहता था मानव। तो इसका उत्तर रहेगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। तो क्वेश्चन आया है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाए जाने वाले प्राचीनतम मानव किस जाति का था। अगला क्वेश्चन है क्या अफ्रीका महाद्वीप में
प्राचीन मानव किस जाति से संबंधित था या किस जाति का था? मानव किस जाति से संबंधित था? तो किस जाति से? अगर हम देखते हैं कि जनजातियों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें देखा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर रहने वाली जाति अपने आप में एक अलग जनजाति है, और उनकी जो मानव के शरीर की बनावट है जो हमें प्राचीन मानव से मिलती जुलती है। वहाँ के अगर आप वहाँ के मानव के या देखोगे पुरुष को या महिलाओं को देखोगे वहाँ, तो वो हमें प्राचीन मानव से संबंधित मिलेंगे। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जो देखते हैं कि इसका उत्तर रहेगा निग्रिटो जनजाति। निग्रिटो जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति पूछा जाए तो कौन सी है? निग्रिटो जनजाति। कब की? प्राग ऐतिहासिक काल की थी, यानी 25 लाख पहले की जो मानव जनजाति थी वो निग्रिटो जनजाति की थी। और वो कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्या इस जनजाति के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्राचीन मानव का मुख्य कार्य क्या था? यानी प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम जो कार्य किया वो कार्य क्या था? तो यानी प्राचीन यानी प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर मानव द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य है। प्राग ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था। कौन सा कार्य महत्वपूर्ण था? मानव पहले खानाबदोश जीवन जीता था। खानाबदोश यानी केवल अपने खाने के लिए, और मानव ने सर्वप्रथम जो खाने बदोश के लिए जो कार्य किया वो था आखेट। तो मानव द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? पहला आखेट। इसका उत्तर रहेगा आखेट। कौन सा उत्तर रहेगा? आखेट। मानव द्वारा प्राग ऐतिहासिक काल में या प्राचीन समय में किया जाने वाला दोस्तों कौन सा कार्य था? आखेट। मानव पहले खाने के लिए जीता था, केवल खाने के लिए, खानाबदोश था, पशु प्रवृत्ति का मानव था, पशुओं की तरह केवल अपने खाने के लिए आखेट करता था मानव। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मानव प्रागैतिहासिक काल में आखेट करता था, वो आखेट करता किससे था? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा जो आखेट किया जाता वो किसके द्वारा किया जाता था? वर्तमान में आखेट करते बंदूक है, अलग अलग राइफलें हैं, आप धनुष बाण ले लोगे, नए नए उपकरण ले लोगे, जाल बना दोगे, या उसके पीछे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ी से कर लोगे। लेकिन मानव के पास आधुनिक हथियार नहीं था। प्राचीन समय में मानव के पास आखेट के लिए क्या महत्वपूर्ण था? तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रागैतिहासिक काल में मानव किस उपकरण के द्वारा या किसके द्वारा, किस हथियार से आखेट करता था? तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या प्रागैतिहासिक काल में मानव किस उपकरण द्वारा आखेट करता था? आखेट करता था, यहां उस उपकरण का प्रयोग करता था, आखेट करता था। किसके द्वारा करता था मानव?
क्योंकि हमने पहले ही पाषाण काल को अलग, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल का है। पाषाण का अर्थ है पत्थरों का काल। तो मानव कौन से उपकरण का प्रयोग? पत्थर का। इसका उत्तर रहेगा पत्थर का उपयोग। पत्थर का उपयोग करता था। किसका? पत्थर का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार आया गया क्वेश्चन, सीधा पूछा जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर मानव आखेट के अंदर किस उपकरण का प्रयोग करता था, जिसमें आपके धनुष भी रहेगा, भाला भी रहेगा, पत्थर भी रहेगा, आपको अलग अलग प्राचीन समय के ऐसे ऐसे हथियार के नाम रहेंगे, जिसमें कौन सा रहेगा? पत्थर रहेगा। प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग, पत्थरों की वजह से तो इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन उठाते हैं पुरा पाषाण काल के। क्या पुरा पाषाण काल के अंदर क्या क्या हुआ था, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं? तो पुरा पाषाण काल के अंदर पहला क्वेश्चन आया है, चापार चोपिंग पेबुला संस्कृति का क्षेत्र या स्थल किस जगह पर था? चापार चोपिंग, चापार चोपिंग पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति का स्थल, प्रमुख संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? कौन सा था? बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और पिछली बार नहीं उससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें चापार चोपिंग संस्कृति के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये संस्कृति प्रमुख स्थल कौन सा था। तो इसका स्थल प्रमुख था सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी। और कहां पर बढ़ती है दोस्तों? ये मैंने आपको पहले लिखाया था, सोहन नदी घाटी पंजाब राज्य में। कहां है? पंजाब में। पंजाब में स्थित है। चापार चोपिंग पेबुल संस्कृति का प्रमुख स्थल सोहन नदी घाटी पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्या सोहन नदी घाटी का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? सोहन नदी घाटी या चापार चोपिंग पेबुल संस्कृति का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी स्थल का उत्खनन किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया? यानी सोहन नदी घाटी या चापार चोपिंग पेबुला संस्कृति का जो स्थल है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो देखते हैं दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, बताइए उत्तर। किसके द्वारा? D.N. वाडिया द्वारा। D.N. वाडिया द्वारा। कब किया गया? तो लिख दो 1928 में। 1928 में किया गया। किसका? सोहन नदी घाटी स्थल का, पंजाब के अंदर स्थित है, और चापार चोपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण वहां से प्राप्त हुए थे, सोहन नदी घाटी से। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साथ साथ में क्वेश्चनों को लिखते रहना, समझते रहना।
क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर। अपने सीधे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, जिस क्वेश्चनों को उत्तर ये रहेंगे, जो अन्य उत्तर रहेगा उन अन्य उत्तरों को नहीं पढ़ना है, केवल अपने को उत्तर पे ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये है। क्वेश्चन नंबर 10, अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन है? हस्तकुठार संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? हस्तकुठार संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? पिछली बार कई बार क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड में यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हस्तकुठार संस्कृति का जो संबंध किस क्षेत्र से है? हस्तकुठार संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हस्तकुठार संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है। मैंने आपको 2 क्षेत्र लिखाए थे। कितने क्षेत्र लिखाए थे? 2 क्षेत्र लिखाए, लेकिन एक क्षेत्र है वो हर बार क्वेश्चन में वही क्षेत्र आया। वो कौन सा था? इसका उत्तर लिखते हैं अंतरिम पक्कम मद्रास। कौन सा? अंतरिम पक्कम। अंतरिम पक्कम कहाँ है? मद्रास में। मद्रास के आसपास वाला क्षेत्र है अंतरिम पक्कम, जहां से हमें हस्तकुठार का क्या मिला? संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हस्तकुठार संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ? अंतरिम पक्कम। कहां स्थित है? मद्रास में स्थित है। आगे देखते हैं क्या हस्तकुठार संस्कृति के अंदर हमें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए थे? हस्तकुठार संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है? क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हस्तकुठार संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन क्या नहीं है? उपकरण नहीं है। तो कौन से उपकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि हस्तकुठार संस्कृति से संबंधित उपकरण नहीं है। तो 3 उपकरण जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो है, अगर चौथा आ जाए तो वो नहीं है। हस्तकुठार संस्कृति से संबंधित उपकरण, यहां लिख सकते हो औजार संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है। कौन सा उपकरण है? नहीं है। कौन सा ऐसा उपकरण है जो हस्तकुठार संस्कृति से नहीं है? केवल 3 याद रखना, चौथा आ जाए तो नहीं है। तो पहला हस्तकुठार। इसका जो उत्तर रहेगा नंबर 1 हस्तकुठार। हस्त का मतलब है हाथों से, कुठार का मतलब है कुल्हाड़ी। हाथों से, पत्थर से बनी ऐसी कुल्हाड़ी जो हाथों के द्वारा मारी जाती है किसी आखेट के लिए या किसी उपकरण के ऊपर तोड़ने के लिए हस्तकुठार। इसको हैंड एक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन में उत्तर में ज्यादातर आता है हैंड एक्स। हैंड एक्स क्या आता है? हैंड एक्स आता है। 2 नंबर पे इसका जो 2 नंबर पे रहेगा, जो इसको कहते हैं विदरणी। विदरणी कहते हैं। कौन सा? विदरणी। 30 नंबर पे जो आएगा, तीसरे नंबर पे, उसको कहते हैं गंडासा, या इसको कहते हैं खंडक। गंडासा या खंडक कहते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
11 नंबर का जो क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। कैसे क्वेश्चन पूछा गया? हैंड एक्स हस्तकुटार संस्कृति के स्थल कहाँ से अंतरिम पक्कम और कौन कौन से है जो हस्तकुटार संस्कृति के अंदर शामिल किए गए उपकरण हैं? तो दोस्तों 3 हैं, हस्तकुटार, विदरणी और गंडासा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे और बढ़ते हैं। लिखो आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, क्या प्राग ऐतिहासिक काल में भारत में सर्वप्रथम मानव का जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल आ जाए या पूरा पाषाण काल आ जाए तो भी यही रहेगा उत्तर। प्रागैतिहासिक काल में प्राचीनतम मानव जीवाश्म या मानव की मस्तिष्क की खोपड़ी, सिर की खोपड़ी, मानव जीवाश्म या मानव खोपड़ी किस नदी घाटी से प्राप्त हुई? किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो बताइए कौन सी नदी घाटी से? तो ये हुई है नर्मदा नदी घाटी से। कहां से? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी कहां से? नर्मदा नदी घाटी। और कहां पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसमें कई बार पूछा जाता है कौन से स्थान से, यूपीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी घाटी में किस स्थान से मानव जीवाश्म में मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है? गांव का नाम पूछा जाता है। तो गांव कौन सा रहेगा? हथनोरा गांव। अगर गांव पूछ ले तो हथनोरा गांव मध्य प्रदेश से क्या मिला है? मानव जीवाश्म है, मानव के खोपड़ी, सिर की खोपड़ी मिली है। कहां से? हथनोरा से। पहले पढ़ चुके हम। और दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में प्राचीनतम मानव जीवाश्म में मानव खोपड़ी किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो नदी घाटी आ जाएगी नर्मदा नदी घाटी। अगर पूछ लिया जाए किस स्थान से प्राप्त हुआ, केवल स्थान पूछ ले तो हथनोरा गांव मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। उस क्षेत्र से हमें क्या मिला है? मानव खोपड़ी या मानव जीवाश्म मिलता है। तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। अगर जिस क्षेत्र में, अगर जिस भर्ती के अंदर आपके जिस एग्जाम में प्रागैतिहासिक काल अगर है तो इन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने प्रागैतिहासिक काल के कुल हमने देख लिया कि कितने भागों में विभक्त किया गया है, किस रूप में विभक्त किया गया है। तो आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा है कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में और पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो लिखते हैं क्या प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया है? उपकरणों के आधार पर, यानी पूरा पाषाण काल को
उपकरणों के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया या बांटा गया, विभक्त किया गया। कितने भागों में दोस्तों? पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हमने प्रागैतिहासिक काल को तो 3 भाग बता दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, या उसको कहते हैं निम्न पाषाण काल। तो बताइए पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका समय बता देता हूं, 25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक कितने भागों में? तो उत्तर रहेगा 3 भागों में। इसको भी कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग है तो लिखते हैं, पूरा पाषाण काल, समय रहेगा इसका 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। फिर रहेगा मध्य पूरा पाषाण काल, इसका समय रहेगा दोस्तों 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। कितना रहेगा? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। फिर रहेगा उत्तर पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। इसका कितना रहेगा समय दोस्तों? इसका रहेगा 40,000 से 12,000, 40,000 से 12,000 ईसा पूर्व का समय रहेगा। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया जाता है उपकरणों के आधार पर। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 1 लाख, फिर मध्य पूरा पाषाण काल जिसमें 1 लाख से 40,000, फिर उत्तर पूरा पाषाण काल जिसका समय रहेगा 40,000 से 12,000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसको उपकरणों के आधार पर विभक्त किया है, अध्ययन के आधार पर नहीं है। कहीं पर बताते हैं कि अध्ययन के आधार पर, इसको 3 भागों में, अध्ययन नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, उपकरणों के आधार पर है। कौन कौन से उपकरण, किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए, उन उपकरणों के आधार पर इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ले लिया तो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अगला। तो देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, या सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किस काल को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा? सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किसे कहते हैं? सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किस काल को कहते हैं? बताइए दोस्तों, सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किस काल को कहते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल।
मध्य पुरापाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति। सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किस काल को कहते हैं दोस्तों? मध्य पुरापाषाण काल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति के अंदर मुख्यतः किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर, सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति या मध्य पुरापाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए? तो लिखते हैं सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति व मध्य पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए? उपकरण प्राप्त हुए यानी कौन से उपकरण प्राप्त हुए? पहले तो देखा कि मध्य पाषाण सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किस काल को कहते हैं? मध्य पुरापाषाण काल को। अगर देखते हैं सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति है मध्य पाषाण काल वाली पुरापाषाण काल वाली संस्कृति है, उसके अंदर किस प्रकार के हमें उपकरण प्राप्त हुए? तो देखते हैं किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो उपकरण व नंबर 1 वेदनी, नंबर 2 वेदक और नंबर 3 मैंने आपको बताया नंबर 3 खुरचनी। क्या कहते हैं? खुरचनी कहते हैं। वेदनी, वेदक और खुरचनी। तो अगला एक जैसे क्वेश्चन बनता है कि सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति और किस संस्कृति के नाम से जानी जाती है? तो लिखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति अन्य किस नाम से जानी जाती है? नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए फटाफट, किससे उत्तर क्या होगा? खुरचनी आधारित संस्कृति। और क्या कहते हैं? खुरचनी आधारित संस्कृति। क्या कहते हैं? खुरचनी आधारित संस्कृति। क्वेश्चन पूछा जाता है खुरचनी आधारित संस्कृति किस काल को कहते हैं? मध्य पुरापाषाण काल को। मध्य पुरापाषाण को और किस नाम से जाना जाता है? सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति नाम से। सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति में कौन कौन से उपकरण मिले? वेदनी, वेदक, खुरचनी। और सलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? खुरचनी आधारित संस्कृति। अब देखते हो, अगर आपने अगर इस टॉपिक को पुराने वीडियो देखे अपने पहले वीडियो, तो आप अगर इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपके सामने बिल्कुल सरलता से ये क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, ऐसे याद आ जाएंगे, कभी नहीं भूल पाओगे प्रागैतिहासिक काल को। अगर आप भूलने की कोशिश भी करोगे तो अगर आपने पहले क्लासें देख ली, फिर आपने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली क्लास देख ली, तो आप प्रागैतिहासिक काल को कभी नहीं भूल पाओगे।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक एक क्वेश्चन को अगर आप करोगे, पहले की क्लासें देखिए, आपने साथ में नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूरी प्रागैतिहासिक काल को याद करवा देंगे। पूरा प्रागैतिहासिक काल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चनों के उत्तर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने और पूरी किताब आपके सामने। पहले की क्लास देख लीजिए और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सरल लगेंगे, आप तो कहोगे ये क्वेश्चन इतने भी सरल आते हैं एग्जामों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर है 17। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्या फलक आधारित संस्कृति किस काल को कहते हैं? वो थी शलक आधारित, ये है फलक आधारित। वो थी शलक आधारित और ये कौन सी हो जाएगी, फलक आधारित। देखते हैं, फलक आधारित, फलक आधारित उपकरणों वाली, फलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किस काल को कहते हैं? किस काल को कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, किस काल को कहते हैं फलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति? किस काल को कहते हैं फलक आधारित संस्कृति? फलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किस काल को कहते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा उत्तर पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका उत्तर यही रहेगा, उत्तर पुरापाषाण काल, या इसी को कहते हैं निम्न पुरापाषाण काल। क्या कहते हैं? उत्तर पुरापाषाण काल व निम्न पुरापाषाण काल को कहते हैं, क्या कहते हैं? फलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल या रहेगा निम्न पुरापाषाण काल। शलक आधारित, फलक आधारित, हमने लिखा शलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? तो अब यहाँ लिखते हैं फलक आधारित को संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है 18, फलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? मैं लिखूं क्वेश्चन, तब तक देखिए। फलक आधारित उपकरणों वाली संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन लिखा तब तक उत्तर देख लिया है आपने, तो बताइए किस नाम से? तीक्ष्णी संस्कृति, तीक्ष्णी उपकरणों वाली संस्कृति। क्या है? तीक्ष्णी उपकरणों वाली संस्कृति। किस नाम से? तीक्ष्णी उपकरणों वाली संस्कृति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19वां। किस काल के अंदर
आधुनिक मानव स्वरूप होमोसेपियन मानव की उत्पत्ति हुई। किस काल के अंदर आधुनिक स्वरूप यानी वर्तमान स्वरूप के रूप में जो मानव था होमोसेपियन की उत्पत्ति हुई? लिखते हैं किस काल में आधुनिक स्वरूपी होमोसेपियंस मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति हुई या उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति हुई किस काल के अंदर हुई? मानव वर्तमान आधुनिक जो मानव है उसकी तरह, यानी पहले मानव 4 पैरों में दौड़ता था पशुओं की तरह या बंदर की तरह, और धीरे धीरे मानव खड़ा होने लगा तो मानव के अंदर क्या हुआ? पहले जो रीढ़ की हड्डी थी, ये जो रीढ़ की हड्डी वो पहले पशुओं की तरह मजबूत थी, और मानव ने धीरे धीरे इसका प्रयोग शुरू करने लगा तो मानव की जो है गर्दन घूमने लगी। इस तरह पहले मानव पशुओं की तरह केवल अपने हाथ का प्रयोग केवल लंबा करके करता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हाथ के इन अंगों का प्रयोग करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया, और मानव की जो गर्दन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, पहले गर्दन इस खोपड़ी तक मजबूत थी, मानव यूं करके चलता था, और धीरे धीरे मानव ने 2 पैरों पर चलना, हाथ का वास्तविक रूप में प्रयोग करना, और इस गर्दन को धीरे धीरे घुमाने का जो शुरुआत की थी वो शुरुआत किस समय की थी और कौन से स्वरूप में की थी? तो होमोसेपियन था। और किस काल में की थी? तो नवपुरा पाषाण काल। नवपुरा पाषाण काल, या इसी को कहते हैं उत्तर पुरा पाषाण काल। इस समय मानव जो आधुनिक मानव की तरह चलना शुरू हुआ, 2 पैरों पे चलना शुरू हुआ। पहले मानव बंदर की तरह, पशु की तरह चलता था, और धीरे धीरे मानव ने धीरे धीरे प्रयास करते गए और आधुनिक मानव की तरह चलना शुरू कर दिया। ये मानव ने कब शुरू किया? नवपुरा पाषाण काल। नवपुरा पाषाण काल का मतलब है 40,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के अंदर मानव ने धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़ा होकर संतुलन बना के चलना शुरू कर दिया है। अगर वो कार्य देखो कितने लंबे समय बाद में, आज वर्तमान में हम देखते हैं बालक को, अगर बालक को देखते तो बालक पहले क्या चलता है? पशु दोनों पैरों पे, दोनों हाथों पे चलता है, फिर धीरे धीरे वो किसी को पकड़कर सहारा लेकर खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद धीरे धीरे क्या चलना शुरू कर देता है और दौड़ना शुरू कर देता है। और जो कार्य आज वर्तमान में आधुनिक मानव है या बालक है, वो बालक 2.5-3 साल में जो करता है, वो मानव ने कई साल लगा दिए उसमें। कितने साल? यानी 25 लाख से लेकर वापस जब आया नवपुरा पाषाण काल, यानी 40,000 ईसा पूर्व, कितना लंबा समय लगा दिया मानव ने धीरे धीरे 2 पैरों पे खड़ा होने में। और सर्वप्रथम मानव जो 2 पैरों पे खड़ा हुआ वो काल कौन सा था? नवपुरा पाषाण काल। और इस काल को ही कहते हैं उत्तरपुरा पाषाण काल। और इसी काल के अंदर मानव स्वरूपी अपने जो पूर्वज था, जो 2 पैरों पे खड़ा हुआ, उसको किस नाम से जाना? होमोसेपियन के नाम से जाना जाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, जिसमें पूरा पाषाण काल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कर लिए। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20
किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहते हैं? किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहते हैं या सूक्ष्म पाषाण काल कहते हैं, सूक्ष्म उपकरणों वाला काल कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, यानी किस काल को माइक्रोलिथिक काल या सूक्ष्म पाषाण उपकरणों वाला काल कहते हैं, उपकरणों वाला काल कहते हैं। किस काल को कहते हैं दोस्तों? माइक्रोलिथिक व सूक्ष्म पाषाण उपकरणों वाला काल किसे कहते हैं? तो देखते हैं, ये कहते हैं मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक व सूक्ष्म पाषाण उपकरणों वाला काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य पाषाण काल। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के अंदर हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए और उसी क्षेत्र से हमें एक नर कंकाल मिला था। तो देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर सर्वप्रथम नर कंकाल यानी मानव के हड्डियों का ढांचा किस स्थान से मिला? क्वेश्चन नंबर 21 में मध्य पाषाण काल में नर कंकाल किस स्थल से प्राप्त हुआ? किस स्थल से या किस स्थान से प्राप्त हुआ? कौन सा जो मध्य पाषाण काल क्षेत्र था, स्थल था, जहां से हमें नर कंकाल मिला था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बागोर भीलवाड़ा, जो अपने कहां पड़ता है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर बागोर नामक क्षेत्र है, जहां से हमें मध्य पाषाण काल के क्या मिले? नर कंकाल मिला। नर कंकाल का मतलब है शरीर के हड्डियों का ढांचा मिला, जो मध्य पाषाण काल का था, बागोर से। कहां से? बागोर से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर हमने पहले ये क्वेश्चन लिखा था, ऐसा कौन सा स्थल है जहां से नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व पूरा पाषाण काल के स्थल मिले? भीमबेटका। क्या? भीमबेटका। तो क्वेश्चन आता है मध्य पाषाण काल के किस स्थान से मानव अंत्येष्टि यानी मानव के अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले? किस स्थान से मध्य पाषाण काल के मानव अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले? किस स्थान से मिले? भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी घाटी पे? तो लिख दो भीमबेटका की गुफा कहाँ है? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी में स्थित है भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के अंदर, जहां से हमें मध्य पाषाण के अंदर मानव अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के अंदर और यूजीसी नेट के अंदर।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य पाषाण काल के अंदर हमें एक क्षेत्र है, स्थल है, जहां से हमें मालिक के साथ क्या मिला था? कुत्ते को दफनाया गया, ऐसे अवशेष मिले। यानी पाषाण काल का कौन सा क्षेत्र है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा क्षेत्र है जहां से हमें मालिक यानी मनुष्य के साथ कुत्ते के शव दफनाए हुए साक्ष्य मिले? क्वेश्चन नंबर है 23। यानी प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान या स्थल है जहां से मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। किस स्थान से मिला? यानी पाषाण काल के अंदर या प्रागैतिहासिक काल के किस स्थल से या कौन सा स्थल है जहां से हमें मानव शव के साथ किसके? उनके पालतू जानवर कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। अगर मालिक की मौत हो जाती तो कुत्ते को साथ में दफना दिया जाता था। ऐसी घटनाएं हमारे प्राचीन समय से चली आ रही थी मानवों के साथ रूढ़िवादिताओं, यानी जैसे सती प्रथा की आपने देखी थी कि अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती तो उसके के पीछे महिलाएं को सती कर दिया जाता, सती हो जाती थी, आग में बैठ जाती थी, आग के हवाले हो जाती थी। 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय ने अच्छा कदम उठाया और विलियम बेंटिंग उस समय भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल था, उसके कहने पर भारत में सती प्रथा की रोक लगाई थी। ऐसे ही प्राचीन समय के अंदर जब मालिक मर जाता था, उसकी मौत हो जाती तो कुत्ते को भी क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? वो ऐसे साक्ष्य मिले थे हमें कश्मीर के अंदर एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं बुर्जहोम। कहाँ से? बुर्जहोम। और बुर्जहोम वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ में है? कश्मीर में। कश्मीर के यहाँ से हमें क्या मिला था? बुर्जहोम से हमें पाषाणकालीन मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी मिले। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य पाषाण काल के किन स्थानों पर हमें स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले? मध्य पाषाण काल के किन स्थानों से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले? कौन से स्थानों से मिले स्तंभ गर्त के साक्ष्य? या इनको कहते हैं ग्रतावास। स्तंभ गर्त को क्या कहते हैं? ग्रतावास। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के अंदर, यानी मध्य पाषाण काल के किन स्थानों से ग्रतावास के साक्ष्य मिले थे? ग्रतावास, गर्त बना करके यानी गड्ढा खोद करके वास बनाया जाता था, यानी निवास स्थान बनाया जाता। वर्तमान में जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन के लोग हैं वो बंकर बना के अंदर रहते थे। बंकर बनाना यानी जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके रहने के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से? मध्य पाषाण काल। और भारत में ऐसे स्तंभ गर्त कहाँ से प्राप्त हुए? तो लिखते हैं कौन से दो स्थान थे। एक था सराय
नाहर राय, और 1 नंबर ये, और 2 नंबर पे आपके आ जाएगा महदेहा। इन 2 स्थानों से हमें क्या मिले? स्तंभ गर्त मिले थे, गर्तावास मिले थे। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया है जिसमें गर्तावास पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें गर्तावास पूछा है, अब की बार हो सकता है स्तंभ गर्त पूछ ले आपको। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अगला देखते हैं, किस स्थान से मध्य पाषाण कालीन किस स्थान से मध्य पाषाण कालीन स्त्री व पुरुष दोनों की समाधि यानी युगल समाधि के साक्ष्य मिले? मध्य पाषाण कालीन युगल समाधि के साक्ष्य मिले। ये कहां पर क्वेश्चन आया हुआ है? 2 बार नेट में पूछा गया है, एक बार यूपीएससी के अंदर पूछा गया है और यूपीपीएससी के अंदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस सेवा के अंदर जो प्री का पेपर होता है वहां पूछा गया है। किस स्थान से, कौन से क्षेत्र से मध्य पाषाण कालीन युगल समाधि या स्त्री व पुरुष की दोनों की एक साथ समाधि के साक्ष्य मिले? किस क्षेत्र से मिले? तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा महदेहा। इस महदेहा से क्या मिला था? युगल समाधि मिली, और इन्हीं के साथ में हमें हड्डियों के आभूषण भी प्राप्त हुए थे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य पाषाण काल को हम सूक्ष्म उपकरणों वाला काल भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। तो देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर सर्वाधिक सूक्ष्म उपकरण या माइक्रोलिथिक उपकरण जो सर्वोत्तम अच्छे नमूने के थे वो कहां से प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर रहेगा 26। यानी मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? किस स्थान से प्राप्त हुए? माइक्रोलिथिक उपकरण। तो ये वे थे लगनाज। ये लगनाज है जो पड़ता है गुजरात के अंदर। कहां है दोस्तों? गुजरात के अंदर। गुजरात का एक क्षेत्र है लगनाज, जहां से हमें मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथिक उपकरणों के सर्वोत्तम सबसे अच्छे नमूने मिले हैं। सबसे अच्छे नमूने कहां से? लगनाज से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रागैतिहासिक काल के अंदर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस स्थान से मिले? यानी प्रागैतिहासिक काल के
कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से मिले? किस स्थान से मिले? कौन सा स्थान था जहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिले? तो ये देखते हैं दोस्तों, ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़, ये जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मेहरगढ़ पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो मेहरगढ़ कौन सी नदी घाटी के पास स्थित है? तो लिख लीजिए मेहरगढ़ बोलन नदी। बोलन नदी, बोलन नदी घाटी में स्थित है। कौन सी नदी घाटी में? बोलन नदी घाटी में। और मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले। इसमें कृषि का मुख्य अनाज कौन सा था? तो इसमें पूछा जाता है कौन सा अनाज था? गेहूं। कौन सा था? गेहूं था। और मेहरगढ़ से ही हमें क्या प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से हमें पालतू पशु भैंस के साक्ष्य मिले। पालतू पशु भैंस के साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया। अगला क्वेश्चन है अपना 28वां क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, अगर गेहूं का साक्ष्य यहां से मिला तो पाषाण कालीन या प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर किस स्थान से हमें चावल के साक्ष्य मिले? क्वेश्चन नंबर है अपना 28। क्वेश्चन नंबर है 28। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल के चावल या धान के साक्ष्य, धान के साक्ष्य किस स्थान से मिले? किस स्थान से मिले? कौन से स्थान से हमें चावल के साक्ष्य मिले? पहले हमने गेहूं के साक्ष्य देख लिए, कहां से? मेहरगढ़ से। और धान के साक्ष्य कहां से? कोल्डी हवा। कहां से? कोल्डी हवा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गेहूं का साक्ष्य कौन सी नदी घाटी से, तो ध्यान रखना दोस्तों बोलन नदी घाटी से। चावल के साक्ष्य कौन सी नदी घाटी से? तो ये नदी घाटी रह जाएगा बेलन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? बेलन नदी घाटी। गेहूं का मिला बोलन नदी घाटी और चावल के साक्ष्य मिले बेलन नदी घाटी। और गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से और चावल के धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से। और कोल्डी हवा पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना 29 नंबर का क्वेश्चन है, वो है क्या सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी किस काल के अंदर, किस काल के अंदर अग्नि का आविष्कार हुआ? अग्नि का आविष्कार हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में किया गया? तो इसका जो काल रहेगा वो रहेगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। और इसी नवपाषाण काल के अंदर पहिए का प्रयोग हुआ है। यानी नवपाषाण यानी इस काल में
पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। ये थे अपने 29 क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले पूछे गए थे और आगे पूछने की भी संभावना है। आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे और जो क्वेश्चन पीछे रह गए हैं, जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आगे जैसे क्वेश्चन की श्रृंखला चलाएंगे उसमें करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत आ रही है तो पहले अपने 3 4 वीडियो जो भाग डाल रखे हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, उनको देके फिर आप इस क्वेश्चनों को ये वीडियो देके जो आपके सामने सरल रहेगा, और क्वेश्चनों को साथ साथ में लिखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।